कलिंजर के विशाल पाषाण द्वारों के भीतर प्रवेश करते ही एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जो जंगल के उस खूनी तांडव से बिल्कुल विपरीत थी। भोर की पहली किरणें राजमहल के स्वर्ण कलशों पर पड़ रही थीं, लेकिन शौर्य और कृतिका के लिए ये सुबह किसी उत्सव की नहीं बल्कि पुनर्जन्म की थी। उनके शरीर पर लगे घाव, कीचड़ और सूखा हुआ असुर रक्त उनकी उस भयानक रात की गवाही दे रहे थे जिसे उन्होंने मौत के जबड़े से छीनकर जिया था। महल के प्रांगण में सैनिकों की भीड़ जमा थी। जैसे ही उन्होंने अपनी राजकुमारी को जीवित और सुरक्षित देखा, जय कलिंजर के नारे गूंजने लगे, फूल बरसाए जाने लगे। लेकिन कृतिका का ध्यान उन फूलों पर नहीं था। उसका एक हाथ अपने पिता महाराज उदयभान के हाथ में था, लेकिन उसकी नजरें बार बार पीछे मुड़कर उस लंगड़ाते हुए योद्धा को तलाश रही थीं जो भीड़ से बचने की कोशिश कर रहा था। शौर्य अपनी स्वाभाविक जंगली प्रवृत्ति के कारण जयकारों और भीड़-भाड़ से दूर छाया में खड़ा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी को कंधे पर टिका रखा था और उसकी आंखों में वही पुराना शून्य था, जैसे अभी कुछ घंटों पहले उसने मौत को गले न लगाया हो। महाराज उदयभान ने अपनी पुत्री को सीने से लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे। एक पिता के लिए इससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता था कि उसकी संतान युद्ध के मैदान से जीवित लौट आए। पुत्री, महाराज का स्वर कांप रहा था। मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया है। गुप्तचरों ने खबर दी थी कि तुम लोग खाई की ओर गिर गए हो। कृतिका ने अपने पिता के आंसू पोंछे, लेकिन उसका मन अभी भी उस गुफा और उस पुल पर अटका हुआ था। मैं सुरक्षित हूं पिताजी, उसने धीरे से कहा। फिर उसने भीड़ को चीरते हुए शौर्य की ओर देखा, जो अब वहां से जाने के लिए मुड़ चुका था, क्योंकि कलिंजर का कवच मेरे साथ था। महाराज की नजर शौर्य पर पड़ी। उन्होंने हाथ उठाकर शोर को शांत किया और खुद चलकर शौर्य के पास गए। शौर्य ने झुकने की कोशिश नहीं की और न ही महाराज ने इसकी उम्मीद की। ये सम्मान दो योद्धाओं के बीच का था। शौर्य, महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, आज तुमने न केवल मेरी बेटी को बचाया है, बल्कि कलिंजर के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। वो असुर सेनापति जिसे हराना हमारी पूरी सेना के लिए असंभव था, उसे तुमने पाताल में भेज दिया। मांगो, आज तुम जो भी मांगोगे कलिंजर तुम्हें देने के लिए बाध्य है। शौर्य ने अपनी सूजी हुई आंखों से राजा को देखा। उसके शरीर का हर एक जोड़ दर्द कर रहा था। पसलियां शायद टूटी थीं और कंधे का पुराना घाव फिर से रिस रहा था। उसे सोने चांदी या पदों की कोई भूख नहीं थी। उसे सिर्फ शांति चाहिए थी और शायद थोड़ी देर के लिए कृतिका की मौजूदगी, जो अब मुमकिन नहीं लग रही थी। महाराज, शौर्य ने अपनी फटी हुई आवाज में कहा, जिसे सुनकर आसपास खड़े मंत्रियों के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे आपका सोना नहीं चाहिए और न ही मुझे आपकी सेना का सेनापति बनना है। मुझे बस एक वैद्य, थोड़ा गर्म पानी और एक ऐसा बिस्तर चाहिए जिसमें खटमल ना हो। और हां, कालवन का मेरा पट्टा, स्वामित्व, पक्का समझू ना? महाराज हंसे और उनके साथ पूरा दरबार हंसा। तनाव का माहौल हल्का हो गया। वैद्य क्या, पूरा राज वैद्यशाला तुम्हारी सेवा में रहेगा, महाराज ने आदेश दिया। इसे अतिथि गृह के सबसे उत्तम कक्ष में ले जाया जाए। दासियों और सेवकों ने शौर्य को घेर लिया, लेकिन शौर्य ने उन्हें हाथ के इशारे से दूर रहने को कहा। वो किसी का सहारा नहीं लेना चाहता था। वो अपनी कुल्हाड़ी को टेकते हुए लंगड़ाता हुआ महल के गलियारों की ओर बढ़ा। जाते जाते उसकी नज़र एक पल के लिए कृतिका से मिली। उस एक पल में हजारों बातें कही गईं। कृतिका की आंखों में रुक जाओ का आग्रह था और शौर्य की आंखों में मैं हूं, यही हूं का आश्वासन। अगले कुछ घंटे शौर्य के लिए किसी युद्ध से कम नहीं थे। राजवैद्य ने उसके घावों को साफ किया, उन पर जलती हुई औषधियां लगाईं और टूटी हुई हड्डियों को सीधा किया। शौर्य ने उफ तक नहीं की, बस दांत भींचे लेटा रहा। उसे दर्द की आदत थी। जंगल में जानवर चाटने से घाव भरते थे, यहां कम से कम लेप तो था। दोपहर ढलते ढलते उसे अकेला छोड़ दिया गया। वो मखमली बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन दिमाग उस पुल पर अटका हुआ था। वो गिरना, वो हवा में झूलना और उससे पहले गुफा में कृतिका का वो स्पर्श। उसने अपनी उंगलियों को अपने होठों पर फेरा। वहां अभी भी बारिश और कृतिका की सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। मूर्ख, उसने खुद को कोसते हुए छत को देखा। तूने नियम तोड़ा है शौर्य, और जंगल में नियम तोड़ने की सजा मौत होती है। तू एक राजकुमारी से प्रेम नहीं कर सकता। तू विनाश है और वो सृजन। तभी कमरे के भारी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। शौर्य सतर्क हो गया। उसने अपने तकिए के नीचे रखी कटार पर हाथ रखा। अंदर आ जाओ, उसने भारी आवाज में कहा। दरवाजा धीरे से खुला और एक दासी अंदर आई, जिसके हाथ में भोजन की थाली थी। लेकिन जैसे ही वो रोशनी में आई, शौर्य की पकड़ कटार पर ढीली पड़ गई। वो दासी नहीं थी, वह कृतिका थी। उसने साधारण सेविका के वस्त्र पहन रखे थे। सिर को एक दुपट्टे से ढक रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। शौर्य उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन कृतिका ने थाली मेज पर रखी और दौड़कर उसे रोक दिया।
हिलो मत, उसने आदेश दिया, वही अधिकारपूर्ण स्वर जो अब उसमें विकसित हो चुका था। वैद्य ने कहा है कि अगर तुमने ज्यादा हरकत की तो तुम्हारे कंधे के टांके खुल जाएंगे, और अगर किसी ने राजकुमारी को एक जंगली के कमरे में देख लिया तो मेरी गर्दन खुल जाएगी। शौर्य ने व्यंग्य किया, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ गई थी। कृतिका ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने दरवाजा भीतर से बंद किया, कुंडी नहीं लगाई, बस सटा दिया, और शौर्य के बिस्तर के किनारे कुर्सी खींचकर बैठ गई। मैंने प्रहरियों को दूसरी ओर भेज दिया है, उसने धीरे से कहा। मुझे बस ये देखना था कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं ठीक हूं, शौर्य ने झूठ बोला, हालांकि उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ा था। जंगल की घास और महलों के मखमल में यही फर्क है, यहां दर्द में भी नींद आ जाती है। कृतिका ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बहुत संकोच के साथ शौर्य के हाथ के ऊपर रख दिया। उसका हाथ कांप रहा था। शौर्य ने अपना हाथ नहीं खींचा। उसने अपनी हथेली को पलटा और कृतिका की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। गुफा में कृतिका ने नजरें झुकाकर कहा, तुमने कहा था कि तुम मौत हो, कि जो तुम्हारे पास आता है वो जल जाता है। मैंने सच कहा था, शौर्य ने गंभीरता से कहा। तो देखो, कृतिका ने उसकी आंखों में देखा, मैं अभी भी यहां हूं। मैं जली नहीं, बल्कि मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि मैं जिंदा हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया, केवल उनकी सांसों की आवाज थी। ये वो पल था जब शब्दों की जरूरत नहीं थी। शौर्य जानता था कि वो इस आग से खेल रहा है, लेकिन अब वो पीछे हटने के लिए बहुत आगे आ चुका था। कृतिका, शौर्य ने उसका नाम पहली बार इतनी कोमलता से लिया। असुर सेनापति मरा नहीं है, वो खाई में गिरा है। पाताल लोक की खाइयां मौत का अंत नहीं, बल्कि एक और दुनिया की शुरुआत होती हैं। वो वापस आएगा, और जब वो आएगा वो सबसे पहले तुम्हें ढूंढेगा। तो तुम हो ना? कृतिका ने दृढ़ता से कहा। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी पाताल या आकाश के राक्षस से डर नहीं लगता। शौर्य ने एक दुखद मुस्कान दी। मैं हमेशा साथ नहीं रह सकता राजकुमारी। मेरी लड़ाई अंधेरे में है और तुम्हारी जगह उस सिंहासन पर है। सिंहासन और अंधेरे के बीच भी तो कोई जगह होती होगी, कृतिका ने जिद की। हम वो जगह बना लेंगे। इससे पहले कि शौर्य कोई तर्क दे पाता, कृतिका उठी। उसने झुककर शौर्य के माथे को चूमा। इस बार कोई जंगलीपन नहीं, बल्कि एक गहरा शांत प्रेम था। आराम करो मेरे रक्षक, कल सुबह दरबार में तुम्हारी प्रतीक्षा होगी। पिताजी तुम्हें कालवन का आधिकारिक ताम्रपत्र ऑफिशियल डीड देंगे। लेकिन याद रखना, वो जंगल तुम्हारा हो सकता है, लेकिन उस जंगल का राजा मेरा है। कृतिका मुस्कुराई और कमरे से बाहर निकल गई, अपनी खुशबू और एक अधूरा वादा पीछे छोड़कर। शौर्य उसे जाते हुए देखता रहा। उसने अपनी मुट्ठी भींची। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उसने अंधेरे में कसम खाई, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया को जलाना पड़े। उसी समय महल के नीचे काल कोठरी की गहरी और सीलन भरी हवा में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। कालसेन, जिसे अब एक साधारण कैदी की तरह रखा गया था, दीवार से सटा बैठा था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों की दुष्टता अभी भी जीवित थी। अचानक उसकी कोठरी के फर्श पर एक काला धुआं उभरने लगा। ये धुआं किसी आग का नहीं था, बल्कि साक्षात अंधकार का था। धुएं ने धीरे धीरे एक आकृति का रूप लिया, एक छोटा कुबड़ा सा छाया राक्षस जो संदेशवाहक का काम करता था। क्या समाचार है? कालसेन ने फुसफुसाते हुए पूछा, जैसे वो इसी का इंतजार कर रहा हो। राक्षस की आवाज किसी फटी हुई बांसुरी जैसी थी। सेनापति गिर गए पाताल में। कालसेन का चेहरा उतर गया। क्या वो हार गए उस मामूली इंसान से? नहीं, राक्षस ने अपनी लाल आंखें चमकाईं। हारे नहीं, उन्हें आह्वान मिला है। पाताल की रानी ने उन्हें बुला लिया है, लेकिन जाते जाते उन्होंने हमें एक उपहार दिया है। राक्षस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक कांच की शीशी थी। उस शीशी के अंदर एक बूंद खून था, गहरा, काला और चमकता हुआ। ये क्या है? कालसेन ने उत्सुकता से पूछा। ये उस लड़के का खून है, राक्षस ने खिखियाते हुए कहा। सेनापति ने युद्ध के दौरान इसे इकट्ठा किया था। इसमें देव और दानव दोनों की गंध है। पाताल की रानी इसे चाहती हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका उपयोग कलिंजर को तोड़ने के लिए करेंगे। राक्षस ने वो शीशी सलाखों के बीच से कालसेन की ओर सरका दी। इसे लो, राक्षस ने कहा। इसे पानी में मिला दो या हवा में। जिस किसी के अंदर ये जाएगा वो हमारा गुलाम बन जाएगा। हम बाहर से हमला नहीं करेंगे कालसेन, हम भीतर से दीमक की तरह खाएंगे। कालसेन ने कांपते हाथों से वो शीशी थाम ली। उसकी आंखों में एक पागलपन भरी चमक आ गई। भीतर से? हाँ,
राजा उदयभान तो अब गया, और वो लड़का शौर्य, उसे मैं अपने हाथों से तड़पा कर मारूंगा। राक्षस धुएं में विलीन हो गया और कालसेन उस खून की शीशी को सीने से लगाकर हंसने लगा। उसकी हंसी कोठरी की दीवारों से टकराकर एक अशुभ संकेत दे रही थी। अगली सुबह राजदरबार सजा हुआ था। झूमर रोशन थे और कलिंजर के सामंत और मंत्री अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। महाराज उदयभान सिंहासन पर थे और उनके दाईं ओर राजकुमारी कृतिका बैठी थी। आज उसने योद्धा के वस्त्र त्याग दिए थे और एक राजसी गुलाबी साड़ी पहनी थी, लेकिन उसकी कमर में अभी भी वो छोटी कटार छिपी थी जिसे शौर्य ने उसे दिया था। द्वारपाल ने घोषणा की, महावीर कालवन के स्वामी शौर्य पधार रहे हैं। दरवाजे खुले और शौर्य ने प्रवेश किया। उसने राजसी वस्त्र पहनने से साफ मना कर दिया था। वो अपने उसी साधारण काले कुर्ते और धोती में था, कंधे पर पट्टी बंधी थी और चाल में वही पुरानी बेपरवाही थी। लेकिन आज कोई भी उसकी वेशभूषा पर हंसने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसकी उपस्थिति ही इतनी भारी थी कि पूरा दरबार शांत हो गया। शौर्य चलते हुए सिंहासन के पास आया। उसने महाराज को सिर झुकाकर प्रणाम किया, लेकिन उसकी नजरें एक पल के लिए कृतिका पर टिकीं। कृतिका ने उसे एक सूक्ष्म मुस्कान दी जिसे केवल वही समझ सकता था। शौर्य, महाराज ने ताम्रपत्र उठाते हुए कहा, आज से कालवन तुम्हारा है। कलिंजर का कोई भी कानून वहां लागू नहीं होगा। तुम वहां के स्वतंत्र शासक हो। हम आशा करते हैं कि तुम हमारे मित्र बनकर रहोगे। शौर्य ने ताम्रपत्र स्वीकार किया। मित्रता निभाना मैं जानता हूं महाराज। जब तक कलिंजर मेरे जंगल का सम्मान करेगा, मेरा जंगल कलिंजर की रक्षा करेगा। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, परंतु महाराज, क्या एक अजनबी को इतनी बड़ी शक्ति देना उचित है? हमें क्या पता कि ये जंगल में कैसी काली शक्तियां जगाएगा? ये आवाज महामंत्री की थी, वही महामंत्री जो कालसेन का स्थान लेने की होड़ में था, लेकिन अंदर ही अंदर कालसेन का पुराना वफादार था। शौर्य मुड़ा और उस मंत्री को देखा। काली शक्तियां तो महलों के अंदर जागती हैं मंत्री जी, शौर्य ने शांत स्वर में कहा। जंगल में तो सिर्फ भूख और शिकार होता है। अगर आपको शक है तो एक रात मेरे साथ जंगल में बिताइए। आपके सारे प्रश्न, और शायद आप खुद भी, हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। उत्सव शुरू हुआ। नर्तकियों ने नृत्य किया, भोजन परोसा गया। शौर्य को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन कृतिका के इशारे पर वो रुका रहा। वो एक कोने में खड़ा होकर मदिरा का पात्र हाथ में लिए सब देख रहा था। तभी एक सेवक ट्रे लेकर आया। महावीर के लिए विशेष पेय, महाराज की ओर से, सेवक ने कहा। शौर्य ने पात्र उठाया। उसे प्यास लगी थी। वो उसे होठों से लगाने ही वाला था कि उसकी नाक ने कुछ सूंघा। शराब की गंध के नीचे कुछ और भी था, तांबे जैसा, खून जैसा, और कुछ ऐसा जो उसकी कलाई पर बंधे रुद्र मुद्रा को जलाने लगा। शौर्य रुक गया। उसने सेवक को देखा। सेवक पसीना पसीना हो रहा था और उसकी नजरें झुकी हुई थीं। शौर्य ने अपनी शिकारी दृष्टि, हंटर इंस्टिंक्ट से देखा। सेवक की गर्दन पर एक काला निशान था, जैसे किसी धुएं ने उसे छू लिया हो। रुको, शौर्य ने धीरे से कहा। उसने पात्र को नीचे नहीं रखा। उसने उसे सूंघा। ये शराब नहीं है, शौर्य ने मन में सोचा। यह है वशीकरण रक्त, ब्लड ऑफ कंट्रोल है, असुरों का जादू। उसने तुरंत दरबार में चारों ओर देखा। हर कोई अपने अपने पात्र से मदिरा पी रहा था। महाराज उदयभान भी अपना गिलास उठा चुके थे। अगर ये जहर सब में है तो कलिंजर आज ही खत्म हो जाएगा। महाराज, मत पीजिए, शौर्य चिल्लाया, और उसने अपने हाथ का पात्र पूरी ताकत से सेवक के मुंह पर दे मारा। सेवक चीखा और पीछे गिर पड़ा। पूरा दरबार सन्न रह गया। संगीत रुक गया। शौर्य, ये क्या बदतमीजी है? एक सेनापति चिल्लाया और अपनी तलवार निकाल ली। ये बदतमीजी नहीं, जान बचाने की कोशिश है। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी खींच ली, भले ही उसका कंधा दर्द से फट रहा था। वो दौड़कर महाराज के पास पहुंचा और उनके हाथ से गिलास छीनकर फर्श पर पटक दिया। जैसे ही मदिरा फर्श पर गिरी, उसमें से फुफकार निकली और जमीन का पत्थर काला पड़ गया। जहर, महाराज चिल्लाए। जहर नहीं महाराज, शौर्य ने सेवक की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। काला जादू, असुर अभी गए नहीं हैं, वे यहीं हैं, हमारे बीच। शौर्य ने उस कांपते हुए सेवक की आंखों में देखा। सेवक की पुतलियां गायब थीं और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वो इंसान नहीं, एक कठपुतली था। बोल, शौर्य ने उसे झकझोरा। किसने दिया तुझे ये? सेवक ने एक अमानवीय फटी हुई आवाज में जवाब दिया, जो उसकी अपनी नहीं थी। काल सेन।
और इसके साथ ही सेवक का शरीर अकड़ गया, उसके मुंह से काला झाग निकला और वो मर गया। दरबार में कोहराम मच गया। कालसेन? लेकिन वो तो काल कोठरी में है। कृतिका अपनी जगह से खड़ी हो गई, उसकी कटार अब उसके हाथ में थी। पिताजी, हमें अभी काल कोठरी जाना होगा। शौर्य ने कृतिका को देखा। नहीं, उसने कहा, तुम यहीं रुको, मैं जाऊंगा। ये अब राजनीति नहीं रही, ये शिकार है। शौर्य मुड़ा और दरबार से बाहर आंधी की तरह निकल गया। उसके पीछे उसकी परछाई लंबी हो रही थी और हवा में एक नए युद्ध की गंध आ रही थी। असुर सेनापति शायद गिर गया था, लेकिन उसने अपना जहर कलिंजर की नसों में छोड़ दिया था। और इस बार दुश्मन सामने से नहीं, बल्कि अपनों के बीच से वार कर रहा था।